आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और आ गया हूं लेकर प्रोग्राम जीवन जांच। तो आज दोस्तों जीवन जांच प्रोग्राम में मेरे साथ हैं कुंवर जपिंदर सिंह जी, सीनियर लीडर एंड स्पोक्स पर्सन बीजेपी उत्तराखंड। और उनके साथ आज जो हमारी बातचीत रहेगी वो रहेगी धर्म के नाम पर होने वाली सियासत। मैं यहाँ पे एक बात कह देनी चाहता हूँ कि जेकर हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात करें या सिख गुरुओं की बात करें तो उनकी नज़रों में कोई भी धर्म बुरा नहीं था, परंतु किसी भी धर्म को ऐसे भी बरता जा सकता है कि हथियार की तरह। और ऐसा ही हुआ है कि बहुत बार जो धर्म का जो है वो नुकसान किसी दूसरे रूप में किया जाता रहा है। और जो सियासत के तौर पे जब किसी धर्म को यूज किया जाता है उसके बहुत बड़े नुकसान होते हैं। तो इसलिए आज जो हमारी बातचीत रहेगी वो रहेगी कुछ ऐसे प्रवासी मुसलमान जिनकी दिनों दिन उत्तराखंड में गिनती बढ़ रही है और उसके कारण यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन सभी के ऊपर बात करने के लिए हम करते हैं सबसे पहले स्वागत, वेलकम कुंवर जपिंदर सिंह जी का। सरदार कुंवर जपिंदर सिंह जी, वीर जी, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरवेल जी। तो सर आज हमने वो जो है इशू लेना है जो उत्तराखंड की संस्कृति उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में हम ये देख रहे हैं कि आज से जेकर हम 2001 में चले जाएं तो उत्तराखंड में 2001 में जो मुस्लिम आबादी थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 11%, बट आज ये 35% से भी ऊपर चले गई है। तो ये जो आबादी बढ़ रही है इसके क्या कारण हैं? क्या ये नेचुरल है या अननेचुरल है? क्या ये कोई सियासी किसी मोटिव से है या और कुछ है? क्योंकि आप राजनीति को, देश की समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं, इसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए कि ये क्या समस्या है और इसके कैसे आने वाले समय में खतरे उत्पन्न होने की संभावना है। गुरवेल जी, आज आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चूज करा जी। और जिस तरह से हम उत्तराखंड को पिछले 20 वर्षों से देख रहे हैं, जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब। हाँ जी। और जिस तरह से पिछले 10-12 सालों से 14 सालों से इस प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने का काम किया जा रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा तो बाद में है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आज सामाजिक मुद्दा बन चुका है जी। हमारे बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या जो मुस्लिम हैं, वो धीरे धीरे बंगाल और उधर से नॉर्थ ईस्ट से आके जिस तरह से उत्तर भारत की तरफ ये पिछले एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत पूरे उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे बढ़ते 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 और लास्ट में उत्तराखंड को ये अपना इस शांति प्रिय प्रदेश को भी अपनी जकड़ में ले लिया है, इस एक सुनियोजित पलायन और सुनियोजित षड्यंत्र में। आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं, अभी ताजी ये घटना हुई है, हम देश में रोज मीडिया में देखते हैं। और लव जिहाद के साथ साथ जिस तरह से भूमि पे अतिक्रमण करके धार्मिक मज़ारें, मस्जिदें बनाकर एक सुनियोजित ढंग से उसे धार्मिक ढांचे के अंदर लाकर, एक धार्मिक आवरण के अंदर लाकर उसे धार्मिक रूप देकर जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड का आवाम अब इन चीजों से बहुत आजीज आ चुका है। आए दिन आप देखो लव जिहाद की घटनाएं, ये वो मुस्लिम समाज नहीं है जो मुस्लिम समाज बरसों से पहाड़ में रह रहा था या बरसों से हिंदुस्तान में रह रहा था। तो ये सीधा सीधा घुसपैठियों को लाके डेमोग्राफी उत्तराखंड की चेंज करना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, इसकी जगह में एक बात ये देखते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ जगह जगह मस्जिदें बन रही हैं। नो डाउट कि हम लोगों को मस्जिद के साथ कोई भी
मतलब के इशू नहीं है। मस्जिदें गुरु नानक देव जी के समय भी थी और गुरु गोविंद सिंह जी के भी मुसलमानों के साथ अच्छे रिलेशंस थे, वो चल रहा था। बट इसके साथ एक और बात आ रही है कि अब जैसे एक संस्कृति होती है, हम ये कह लें कि पहाड़ों के अंदर की संस्कृति की जे बात करें तो मैं एक दिन पोखरा साइड में भी जाके देखा था, तो उस साइड भी ये गिनती दिनों दिन बढ़ रही थी। इसका जो हमारे समाज के ऊपर कुछ चीजें तो बताई कि प्रभाव पड़ रहा है, क्या इसके कारण उत्तराखंड की जो रिलीजियस संस्कृति है उसमें क्या बदलाव आने की संभावना है? नंबर वन। नंबर टू, हम ये कह लें कि एक साइड से कश्मीर से जितने भी हिंदूस हैं उनको उधर से निकाल दिया गया। जो कुछ उधर हुआ आप भी अच्छी तरह जानते हैं और उसके ऊपर अच्छी फिल्में भी बन चुकी हैं। तो ये सारा कुछ हमारा भारत किस तरफ को जा रहा है और कैसे जा रहा है? गुरुवेल जी, आपने अभी गुरु नानक देव जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र करा जी। तो हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते, अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ जाएं और इतिहास को थोड़ा सा गहराई से समझने और समझाने का प्रयास करें तो ये जो कट्टरता है, किसी भी धर्म की कट्टरता मानवता के लिए घातक होती है। और इस्लाम की कट्टरता, कठमुल्लेपन का सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भोगना पड़ा तो वो सिख पंजाबी समुदाय और पंजाब के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को उस समय भोगना पड़ा। जो जबरिया धर्म परिवर्तन, कत्लो गारत की जो एक पूरा इतिहास लिखा गया, उससे आज हमारी नई युवा पीढ़ी को रूबरू होने की आवश्यकता है। धर्म कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी धर्म बुराई नहीं सिखाता, लेकिन धर्म की आड़ में, कट्टरता की आड़ में उसे आप चाहे आप उस किसी प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज करने की बात करें जैसा उत्तराखंड में हो रहा है, या उसे अन्य आतंकवादी घटनाओं से अगर आप जोड़ के देखें, या उसे आप उत्तेजना से जोड़ के देखें, तो उससे कैसे इनकार किया जा सकता है? आज उत्तराखंड एक शांति प्रिय प्रदेश रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में भोले भाले लोग जिस तरह से अपनी ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य परायणता के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, आज यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होकर आए दिन लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो बच्चियां जो हैं, ये हिंदू समाज की ही बच्चियां क्यों घर से भगाई जाती हैं? बिल्कुल उन्हें ही क्यों बरगलाया जाता है? उनके धर्म परिवर्तन के लिए क्यों प्रयास किए जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। अगर कोई साजिश चल रही है तो उस साजिश को रोकना आपका, हमारा, समाज का, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का और हमारे युवाओं का बहुत बड़ा दायित्व है कि हम इन आने वाली घटनाओं से या इन होने वाली घटनाओं से सबक लें और भविष्य में इन्हें रोकने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएं। और हमारा आज कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से भी ये निवेदन है कि सरकार भी जो कुछ ऐसे कड़े नियम, कायदे, कानून बनाए कि ठीक है, अगर कहीं पे कोई धार्मिक स्थान बनना है, कहीं पे तो मस्जिद बननी है, कहीं कुछ बनना है, तो उसमें निश्चित तौर पर विभागों से स्वीकृति के बाद ही उसे किया जाए। अब जो रोहिंग्या या जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो जो आके 10 साल से रह रहे हैं, वोटर कार्ड बन गए हैं, पूरे नदी नालों के किनारे पूरी तरह से कब्जे कर लिए गए हैं, तो क्या ये कहाँ तक उचित है? और सरकार को इसके ऊपर कड़े निर्णय लेने चाहिए। ये हमारा एक बड़ा सवाल है। सर, जब आप ये बात कर रहे हैं तो इसमें ये भी आता है कि खास करके जिक्र देहरादून की बात करें जहाँ ऊधम सिंह नगर की, तो इसमें कुछ हमारे पॉलिटिशियन के ऊपर भी इसका एक ब्लेम जाता है कि उन्होंने खुद इनको प्लैटिंग की है। मतलब कि इस जगह पे जो प्लाट काट काट के दिए गए, उसमें खास करके इसे उनको बसाने में पॉलिटिक्स का कितना हाथ रहा है? क्योंकि आप तो इसको अच्छी तरह देखते हैं कि कुछ ऐसे रसूखदार लोग भी आते हैं। क्यों ये एक वोट की राजनीति है, हो रही है, जहाँ और कुछ है इसके पीछे? देखिए, अगर हम राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करें तो ये देश को कांग्रेस की देन है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
और कांग्रेस के साथ साथ फिर बाकी अन्य दलों ने भी इसे अपनाया, क्योंकि ये एक सत्ता तक पहुंचने का बहुत एक सुगम रास्ता नजर आया राजनीतिक दलों को, कि पूरे देश के अंदर पूरे आप सिर्फ मुस्लिम समाज को आकर्षित करिए, मुस्लिम समाज को आकर्षित करने के बाद आप सिर्फ उनके वोट बैंक के ऊपर शक्ति अर्जित कीजिए और सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाए। और इसी वजह से मुस्लिम समाज में से ही जो देश विरोधी तत्व थे, या जो जिस तरह से कश्मीर की घटनाएं हुई, नॉर्थ ईस्ट की घटनाएं हुई, तो वहीं पे कुछ ऐसे एलिमेंट सक्रिय हुए जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं के लिए एक रास्ता खोला, क्योंकि उनके सत्ता से सीधे संबंध थे और सत्ता से सीधे संबंध होने का उन्होंने पूरा लाभ उठाया। और वो सत्ता की भागीदारी में मुस्लिम समाज को आगे ले जाने की दिशा में जो देश का मुस्लिम, जो कन्वर्टेड मुस्लिम था देश का, अब वो तो पीछे रह गया। और वो पीछे रह गया और उसकी जगह जो ये घुसपैठियों ने आके अपनी जगह बनानी शुरू करी। और जिस तरह से आज अगर आप हिंदुस्तान की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, जितना नशे का कारोबार हो रहा है, चाहे आप राजधानी देहरादून ले लीजिए, हरिद्वार ले लीजिए, उधम सिंह नगर ले लीजिए, पौड़ी ले लीजिए, टिहरी ले लीजिए, आज यहाँ एलएसडी, स्मैक, चरस, हर तरह का नशा बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो घुसपैठिए परिवार उत्तराखंड की सीमाओं में दाखिल हो गए हैं, जिन्होंने अपनी जड़ें यहाँ जमा ली हैं, उन्हीं परिवारों के बच्चे आज नशे के कारोबार को भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे जो जिनके हाथों का वो खिलौना है, वो पूरी देश विरोधी ताकतें हैं और वो उन्हें अपने एजेंडे पे और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है उत्तराखंड के। तो सर, हम इसके साथ ही एक और भी बात आती है, क्योंकि यहाँ पे जेकर हम बात करें बहुगिनती जिसको हम कहते हैं हिंदू, वो तो आते हैं इस जगह पे एक साधारण श्रेणी में और बट इनको अल्पसंख्यक में आने के साथ साथ जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि वो सुविधाएं तो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट में भी वैसे ही चल रही है और मेरे ख्याल में अल्पसंख्यक के नाम पे वो खूब सुविधाएं भी ले रहे हैं और खूब उसके बाद जैसे आपने बताया है नशे का और इलीगल्स काम भी कर रहे हैं। उनको शायद जमीनें भी सस्ती मिल रही हैं कुछ। देखिए गुरुवेल जी, जो हमारा देश का कन्वर्टेड मुस्लिम समाज है जी, उस समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज वो समाज धीरे धीरे देश की प्रगति में और देश के साथ अपने स्वाभिमान को जोड़कर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नजर आने लगा था। लेकिन जब ये घुसपैठियों वाला तत्व, रोहिंग्या मुसलमान और आपके बांग्लादेशी मुस्लिम समाज और ये जो देश विरोधी ताकतों के हाथ का खिलौना बने, और जब ये आके, अब आप बताइए इस चीज का क्या आधार माना जाएगा कि एक परिवार, घुसपैठिया परिवार उत्तराखंड में सेटल हो गया और आने के बाद वो यहाँ पे उसके वोटर कार्ड बन गए, उसके आधार कार्ड बन गया, उनके बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसकी मानसिकता और उसके पीछे जो उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं संगठन या ये लोग, वो तो काम उनके लिए कर रहा है ना। और आप और हम ये सोच रहे हैं कि शायद ये परिवार एक दुर्बल निर्बल परिवार है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये सब जांच के विषय है और निश्चित तौर पर राज्य सरकार को इसमें आगे कदम बढ़ाने चाहिए और इसके ठोस नतीजे निकलकर सामने आए। हाँ बिल्कुल जी, इसको मैं ऐसे ही क्या देख सकता हूँ, जैसे हम एक एग्जाम्पल दे सकें कि हमारी जो सिख समुदाय है, एक तरफ तो वो इस देश की प्रगति के साथ जुड़ी हुई है और देश के लिए सारा काम कर रही हैं, देशभक्त हैं, देश के लिए कुर्बानियां भी की, बट कुछ हमारे भी जैसे बीच में ग्रुप हैं जो ग्रुप देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, कोई खालिस्तानी बन गए, कोई कुछ बन गए। क्या ये भी एक ऐसे ही ग्रुपों की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं? निश्चित तौर पर आप इससे कैसे इनकार कर सकती हैं? जो देश विरोधी तत्व है तो उसका धर्म से क्या लेना देना। एक तरफ तो सिख गुरुओं ने इस देश के अंदर तिलक तराजू और जनेऊ की रक्षा के लिए अपने शीश निछावर कर दिए, अपने परिवार निछावर कर दिए, और आज की तारीख में ये बिल्कुल तय है। आप भी सिक्खी के बारे में उतना ही जानते हैं और हम भी उतना ही जानते हैं। जो सच्चा सिख है उसके लिए पहले देश का और हिंदू धर्म का स्वाभिमान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने शीश निछावर करे, परिवार निछावर करे, तो निश्चित तौर पर हम अगर
उन गुरुओं की दी हुई दीक्षा के ऊपर नहीं चलेंगे तो हम कौन से सिख हुए। तो निश्चित तौर पर देश का 99% सिख बिल्कुल। इस गुरुओं के उपदेशों को फॉलो करता है और देश के साथ, अपनी इस माटी के साथ, अपने इस हिंदुस्तान के साथ और अपने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां देने को तैयार खड़ा है। तो बिल्कुल, 1% कुछ भटके हुए लोग हैं, तो निश्चित तौर पर उन 1% भटके हुए लोग तो फिर कहीं पे भी हो सकते हैं, और अगर वो 80% भटके हुए लोगों के साथ मिलेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोगों को सचेत रहना चाहिए और उसी ढंग से अपने आप को तैयार रखना चाहिए। बिल्कुल जी, इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी है, बीजेपी का मुसलमानों से कोई विरोध नहीं है, इनका विरोध सिर्फ उन लोगों से है जो रोहिंग्या हैं, जहाँ जो बांग्लादेशी हैं और बाहर से आके इधर उत्पात मचा रहे हैं और इलीगल काम कर रहे हैं। क्या ऐसे समझा जा सकता है? बीजेपी का नहीं है। बीजेपी तो देश हित में जो कार्य कर रही है वो करती रहेगी और पहले भी करती रही है। सवाल यहाँ एक सामाजिक धारा का है, एक सामाजिक प्रश्न चिन्ह का है और एक सामाजिक मांग का है। जिस तरह से हमारे उत्तराखंड की डेमोक्रेसी को पिछले 12-15 सालों में सोची समझी साजिश के तहत चेंज किया जा रहा है और इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं और उन शक्तियों के हाथ के खिलौने उत्तराखंड में कौन कौन है, वो सब बेनकाम होने चाहिए और सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया सर। इसी विषय पे हमारी ये बातचीत निरंतर जारी रहेगी, बट क्या उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, क्योंकि एक कमर्शियल ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं और करेंगे आगे खूब सारी बातें। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेडियो खुशी 90.4 FM पर आज है मेरे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी, सीनियर लीडर एंड स्पोक्स पर्सन बीजेपी उत्तराखंड। और आज हमारी उनके साथ बात चल रही है जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं और उसके कारण जो मुश्किलें उत्पन्न हो रही हैं और उन मुश्किलों से कैसे हम निजात पा सकते हैं, जहां हम किस तरफ को जा सकते हैं। जेकर इन चीज़ों को निरंतर ऐसे ही चलते रहने दिया गया तो आने वाले 10-20 साल में उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो क्या होगी। क्योंकि यहाँ पे ये कहना बिल्कुल वाजिब होगा कि आज से जेकर हम करीब 2001 में जाएं तो करीब यहाँ पे जो यहाँ के मूल निवासी मुस्लिम्स थे उनकी गिनती मोस्टली 11% थी। बट आज जेकर हम बात करें तो 35% से लेकर 46% तक की जो है वो उनकी गिनती बढ़ रही है। कहाँ से आ रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि इसमें धर्म का नहीं है, सवाल तो इसमें ये है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके साथ जो परेशानियां उत्तराखंड में उत्पन्न हो रही हैं उसकी तरफ कैसे हम संजीदा कदम उठाएं। तो इसी विषय पर हम करेंगे खूब सारी बातें कुंवर जपेंद्र सिंह जी से। बट आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं बहुत जल्दी रेडियो खुशी